Hello guys and welcome back to my channel Sirf IAS। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। ये 5th एडिशन है 2022-23 का और मैं प्रसन्न आज आपके सामने चैप्टर 10 का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। दोस्तों काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था अपने पार्ट 3 तक, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको डिटेल से और आराम से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट और उसकी ऑब्जर्वेशन को जानेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो भाई बात क्या हुआ? बात ये हुआ कि जो कॉन्सेप्ट है इस बॉर्डर मैनेजमेंट का, इसका जो है वो बहुत सारी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस इसने जो है पाई सरकार के नज़रिए में। कब? जब हमारी ये कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था सन 1999 में और बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करी गई इन कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, जो कि रिकमेंडेशन थी इस कारगिल कमेटी की। ठीक है, कारगिल कमेटी ने बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करी और रिकमेंड किया कि किस तरह से हम और अपने बॉर्डर को जो है वो और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। ये इन्होंने सरकार को दिया। अब अप्रैल 2001 की बात है, 2001 अप्रैल में सेट अप करी इन्होंने टास्क फोर्स बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके चेयरमैन थे उस समय माधव गोदबोले साहब। ठीक है, ये टास्क फोर्स थी, वो पार्ट थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज GOM का, जिसे बनाया गया था देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को, है ना, कि कैसा है हमारा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है। और ये बनाई गई थी, जो भी रिकमेंडेशन दी थी कारगिल की रिव्यू कमेटी ने खासकर, तो पर्टिकुलरली उसकी रिकमेंडेशन को भी ध्यान रखते हुए इस टास्क फोर्स को बनाया गया था। अब आप कहेंगे जो टास्क फोर्स बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था कि हमें देखना है कि क्या कदम उठाने हैं बॉर्डर के मैनेजमेंट से रिलेटेड, खासकर रिकमेंडेशन जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने दी है उसको ध्यान में रखते हुए, और एक अच्छा प्रपोजल बनाना है फॉर दी GOM कंसिडरेशन। ठीक है, देखिएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एक प्रॉपर जो है एक प्रपोजल बना के देना है। अब ये रिपोर्ट ने समझा जाना कि जो देश के बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरह से मैनेज नहीं करे गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पुरानी चली आ रही हैं, जैसे कि हम भाई अभी देखते हैं आप, चली रही है प्रॉब्लम चाइना के साथ, इधर उधर पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ, खासकर चाइना और नेपाल के साथ वगैरह। अभी तो नेपाल को तो अभी इशू उठा है खैर खासकर, लेकिन अभी चाइना वगैरह के साथ देखिए तो डिस्प्यूटेड नेचर है ना, कि एरिया हमारा है, एरिया हमारा है। उसके बाद आर्टिफिशियलिटी, पोरोसिटी, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में अपने देखते हैं कि बहुत पोरस बॉर्डर है ना, कैसे किस तरीके से। अब या तो कोस्टल बॉर्डर्स का हमने बात की थी, देखा था कि बड़ी इजीली ही इंटर किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इसको हर तरह से, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को, इतनी बड़ी भारी टेरेन को जो है मैनेज करना, है ना। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें देश को देखने को मिलती हैं, जैसे इलीगली लोग घुस आते हैं अंदर, तो इलीगल माइग्रेशन हो गया, स्मगलिंग हो गई, ड्रग की ट्रैफिकिंग हो गई, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट, इधर से उधर चले आते हैं इंसर्जेंट्स, यहाँ से भगाएगा वहाँ छुप गए। खासकर बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया है सेम बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, लेकिन तब भी होता क्या है, जैसे फोर्स को लगाया, अब बहुत सारी और ड्यूटीज के लिए इनको यहाँ से विड्रॉ करवा लिया, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना बॉर्डर के पास, तो ये सब चीजें हैं जो बॉर्डर को गार्ड करने से प्रॉपर तरीके से रोकती हैं। तो इन सारे इश्यूज को डील करने के लिए GOM ने रिकमेंड करा कुछ चीज़ों को, जैसे कि पहली चीज़ तो कि भाई आपको कदम उठाने चाहिए ताकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट प्रॉपर जो है वो सेटल किया जा सके, और बॉर्डर सबसे पहले डिमार्केट करे जाएं, यहाँ से यहाँ तक आपका है बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट ये सॉल्व करेंगे, दोनों लोग मिलकर बात कर लो, भाई देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, और तब ना तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें, क्योंकि आप कहोगे यहाँ तक है, हम कहेंगे यहाँ तक है, तो जबरदस्ती के लिए आप यहाँ घुसोगे, हम यहाँ घुसेंगे। दूसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट को बनाया जाए और एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को तैनात किया जाए एक बॉर्डर पे। ठीक है, ऐसी फोर्स जिसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, ये उसका काम हो कि भैया हमें इसी बॉर्डर को देखना है, मेन इसका काम यही है। ठीक है, और दूसरी बॉर्डर मतलब दूसरी सिक्योरिटी फोर्स को इंटरनल सिक्योरिटी के काम में लगाया जाए। ये नहीं कि वहां से उठा के फिर बुला लिया, अरे जल्दी आओ यहाँ पे काम है, तो क्या करेगी वो, दिमाग भटकेगा ना। तीसरी बात,
ये कि आपको एक मेरीन जो है इस्टेब्लिश करना है, एक मरीन पुलिस फोर्स को जो यहाँ मजबूत बनाए, कोस्ट जैसे स्ट्रेंथनिंग करे, कोस्ट गार्ड को और मजबूत करना है। इसके अलावा अपेक्स एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाना है जो ऐसा जो मैरी टाइम इश्यूज है ना उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे ना, सब मिलजुल के उसमें काम करें। तो आपको एक मरीन पुलिस फोर्स का एस्टैब्लिशमेंट करवाना है। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में भाई वो तेजी में करना है। अगर पेट्रोलिंग ऐसे होगी, खासकर बॉर्डर पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमें इलीगल एक्टिविटीज से एक अच्छा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, वरना खराब टेरेन में, खराब जगह पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां की पॉपुलेशन को बचाना, प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उस चीज को डील करना। अब इंडिया के तो पड़ोसी देश जान ही रहे हैं, हम लोग तो कैसे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं ऐसे कि 32 दांतों के बीच में जबान रहती है। तो बहुत सारे इंडिया के नेबर्स जो हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल तो आपने देखा हर जगह क्या बुरी हालत हो गई, हम बचे रह गए मुश्किल से। तो इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट अपने पड़ोसियों के साथ चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स जो है अनसर्टेन बॉर्डर होने की वजह से नहीं सिर्फ आपस में दो देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है, बल्कि इससे एक से दूसरे देश में लोग इलीगल तरीके से घुस भी आते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं और क्राइम भी करते हैं। और इन सब में इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज पैदा होकर दोस्तों आया है सबके सामने। अब देखिए जीओएम ने बहुत सारा है ना एक प्रॉपर रिव्यू करा इस बॉर्डर मैनेजमेंट इशू का, और बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी सन 2001 में। इनमें से बहुत सारी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी किया गया इनकी, और एक मेजर और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो थी वो इन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट, एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट को बनाना चाहिए जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा और ये सारा काम ये करेगा। इसलिए एक दूसरी मेजर रिकमेंडेशन थी जैसे कि अर्ली सेटलमेंट हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स का, और लैंड बाउंड्री का प्रॉपर डिमार्केशन अभी तक पूरी तरह से जो है करना था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। वो देख ही रहे हैं, दो देशों की सहमति से होता है, लेकिन दो देश माने तब तो। जीओएम ने स्ट्रांगली रिकमेंड करा कि वन बॉर्डर वन फोर्स हो, जो कि आम देखने को आज मिल ही रही है, ताकि अच्छे से प्रॉपर देखो, अगर एक ही फोर्स यहाँ तैनात है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, इससे पूछताछ कर सकते हैं। अब उठा के इनको बुला लोगे फिर वापस भेज दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम 10 तरह की वही बॉर्डर फोर्स को उठा के हम लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज के लिए भी लगा दे और उसी को इंसर्जेंसीज को भी काउंटर करने के लिए लगा दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन और भी करी जो कि स्पेसिफिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बॉर्डर के, इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया नेपाल के और दूसरे बॉर्डर्स के भी। साथ में इन्होंने यहाँ पे देखा जो नेग्लेक्ट, जो मैरीटाइम बॉर्डर्स की जो चीज थी, आइलैंड टेरिटरीज की थी, इसको लेके इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन करी कि हमें कोस्ट गार्ड और पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए। खैर इसके लिए आंखें तो 2008 में ही ज्यादा तेजी में खुली थी मुंबई अटैक्स के बाद। खैर इन सारी रिजल्ट के मतलब इन सारी रिकमेंडेशंस के चलते बॉर्डर मैनेजमेंट को ने और जागरूकता दिखाई और अटेंशन दिखाई। बट वैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम बिल्कुल रेडी हो गए, लेकिन और बड़ी चीज सामने आती तो लगता है अरे नहीं अभी नहीं हुए हैं। ऐसे ही मुंबई अटैक जब हुए थे ना तब और आंखें खुली थी कि अरे भैया अभी तो बहुत कुछ करना है। खैर पिछले कुछ सालों में हजारों किलोमीटर की फेंस लगाई गई है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी यहाँ पे तैनात किया गया है अच्छे से, और कई हजार करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं जिससे बहुत ज्यादा और मॉडर्नाइजेशन और हाई, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है। इवन सेंटर ने अनाउंस करा है कि हम यहाँ पे 13 मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी जो है वो सेटअप करेंगे ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट और अच्छे से हो सके। और टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा रोल है। तो हमें देखो, हम बड़े बड़े देशों को देखते हैं ना कि कैसे ये लोग बॉर्डर को अपने मैनेज करते हैं, बल्कि वेस्ट में तो कितने ऐसे बॉर्डर्स हैं ना जिनको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने प्यार सब चल रहा होता है, लेकिन डिस्प्यूटेड भी तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं जिससे दिक्कत नहीं आती। अब बात आती है अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट की। क्या अप्रोच लेनी चाहिए बॉर्डर को मैनेज करने के लिए? देखिए इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं मोटे मोटे जो आपको बताती हूँ। पहला गार्डिंग, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज का, और चौथा एक बायलेटरल सहमति से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे और जो भी कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं ना पड़ोसी के साथ में वो डिस्प्यूट को सॉल्व करे। आइए चारों को बहुत डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों गार्डिंग की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीएसएफ कहते हैं, इसे काम दिया गया है इंडिया पाकिस्तान
और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर्स को गार्ड करने का। इसके अलावा असम राइफल्स जो AR कहलाता है, इसको काम दिया है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करने का। इसके अलावा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ITBP कहते हैं, इसे काम दिया है इंडिया चाइना के बॉर्डर को यहाँ पे गार्ड करने का। और आखिरी में आती है सशस्त्र सीमा बल, ये इसे SSB को काम दिया गया है यहाँ पे नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर्स को गार्ड करने का। ठीक है, बॉर्डर को और अच्छी तरह से इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ये काफी जरूरी है दोस्तों कि हमारे पास भाई अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे प्रॉपर सर्विलांस हम कर सकें, देख सकें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? या आज हमारे पर्सनल्स करते हैं, यहाँ से उधर गाड़ी पे करे, फुट पे करे, वो रेगुलर पेट्रोल्स किया जाता है पर्सनल्स के द्वारा जो गार्ड करते हैं इन बॉर्डर्स को। ठीक है, अभी अब इन सारे पर्सनल्स के लिए है ना कि भाई रेगुलर पेट्रोलिंग ये करें, इंटरेक्ट करें आसपास के गांव से सबसे। इसके अलावा जो है आपके BOPs बनाए गए हैं, ये प्रॉपर आउटपोस्ट बनाए गए हैं बॉर्डर पे। इसके अलावा इंटर BOP डिस्टेंस अलोंग विद द बॉर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा है, रिकमेंडेशन से ज़्यादा है। तभी देखिए ना अभी जो ये पुलवामा अटैक हुआ था, इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिली थी कि भाई ये कहा गया है कि हर 2.5 किलोमीटर पे एक यहाँ पे BOP हो, लेकिन हमारा डिस्टेंस इससे ज़्यादा है। अभी ये दिक्कत है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम रिवर वाले बॉर्डर्स कैसे यहाँ पे देखे जाते हैं? देखो, रिवराइन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, क्रीक एरियाज को सिक्योर करने के लिए इंडिया बांग्लादेश के, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के वाटर विंग जो BSF की है, इसे यहाँ पे तैनात किया गया है। ये जवान कितने ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, ताकि हम चैन से सो सकें। इसको सोचना समझना हमारी समझ से भी बहुत परे है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस चीज इक्विपमेंट, जैसे कि नाइट विजन की डिवाइसेस या हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस, जिससे पता चल जाएगा भाई कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा बैटल फील्ड सर्वेलांस रडार, डायरेक्शन फाइंडर किधर कैसे जाना है। उसके अलावा अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर या एक अच्छी हाई पावर टेलीस्कोप वगैरह, इनका भी यूज करा जाता है इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के द्वारा, मतलब और ताकि इनकी और अच्छी सर्विलांस हो और इनको पता चल सके क्या है कौन आ रहा है। तो ये हो गया गार्डिंग। अब आई रेगुलेशन। रेगुलेशन जो सेकंड पॉइंट है, देखिए एक अच्छा रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि लोग जो है वो इधर से उधर जो जा रहे हैं, जो भी सामान जा रहा है, ये अच्छे से मैनेज हो। तो इस प्रॉपर मतलब पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए सरकार ने क्या करा है, सरकार ने करा कि भैया लीगल ट्रेड हो, लीगल ट्रैवल हो, और कोई इलीगल माइग्रेशन ना हो, कोई इंसर्जेंट ना घुसे, टेररिस्ट ना घुसे, स्मगलिंग ना हो। तो इन सब चीजों के लिए बैरियर को बनाना। अब देखिए फेंसिंग वगैरह तो हमने देखी है, पाकिस्तान के साथ हमारी और जगह है ही है, बट ये इतना हर जगह पे इजी नहीं होता फेंसिंग कर देना। क्यों? क्योंकि इतनी आपको लैंड भी तो एक्वायर करनी पड़ेगी, जमीन एक्वायर करने में दिक्कत होती थी, लैंड लेनी है तब उसमें फेंसिंग करनी है। अच्छा, लोकल बॉडीज कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए देर होती है। बहुत सारी जगहों पे तो राज्य की सरकारें अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल जाती हैं, इसलिए काम को और देर करती हैं, क्योंकि उनको भैया वोट चाहिए होता है इलीगल माइग्रेंट्स से। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इन सब चीजों को यहाँ प्रॉपर जो है मैनेज करने के लिए, ये है कि मल्टीपर्पस नेशनल एंटी कार्ड को इशू कर दिया जाए। इसके अलावा ICPs को बनाया जाए ताकि एक प्रॉपर लीगल ट्रेड हो, प्रॉपर मूवमेंट हो। ठीक है, चेक पोस्ट बढ़िया हो, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह हो। अच्छा, ये रेगुलेशन हो गया। तीसरी बात आती है डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज का। दोस्तों, बॉर्डर एरिया एक ऐसा जगह है जो बहुत सिक्योर करना जरूरी है। अभी तक आप ये समझ रहे होंगे। और ये इनएक्सेसिबल और अंडर डेवलपमेंट जो है ना, वो क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल। अब देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, इतना फॉरेस्ट, ऐसे रिवर्स बह रही हैं बांग्लादेश के साथ में, तो भाई बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट टेरेन होना, फैसिलिटीज की कमी होना, अच्छी रोड ना होना, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना होना, हॉस्पिटल ना होना, साथ में बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह ना होना। तो इससे क्या होता है ना कि वहाँ के लोग जो है वो इन स्मगलर्स की, इन ट्रैफिकर्स की बातों में आ जाते हैं और इन सब कामों में उलझ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए सेंटर ने यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करी 1987 में, ताकि
अच्छा सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन अच्छा हो, जो बाहर से कोई आ ना जाए, है ना, एलिमिनेट हो ये सेंस एलिनेशन का, कि वहाँ उनको ऐसा ना लगने लगे कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं और बसे जा रहे हैं और हमारी जो ज़मीन है, रिसोर्सेस हैं, उसका छीन ले रहे हैं। ये इस चीज़ को ना हो, उनको लगे, सिक्योरिटी लगे कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, तब भी हम अपने देश के नागरिक हैं और हम सिक्योर हैं। तो ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हम कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, पैस्चर लैंड हो गई, फिशरी पॉन्ड्स हो गए, है ना। उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स, छोटी-छोटी डिस्पेंसरीज होंगी, छोटी-छोटी मार्केट होंगी, ताकि लोगों को फैसिलिटीज मिल सके, ऐसी और सारी चीजें। तो वक्त के साथ साथ जो ये प्रोग्राम का नेचर था वो बदला। पहले तो ये स्कीम ही था, लेकिन अब इनका और इम्फेसिस एजुकेशन पे पड़ा। स्टेट लेवल प्रोग्राम आया जिसका इम्फेसिस ये था, अब ये लोग ध्यान दे रहे थे कि हम किसी तरीके से बॉर्डर एरियाज का एक बैलेंस डेवलपमेंट करें। और ज़मीनी तौर पे जो ग्राउंड लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका डेवलपमेंट, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ट्रेड काउंसिल्स का, ये सब भी और बढ़ाया गया ताकि प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सके इन प्रायोरिटी स्कीम्स को डिसाइड करने में अच्छी तरीके से इन सारे एरियाज़ के लिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, जो करीब 98% बॉर्डर हमारा भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगता है। यहाँ हमने आपको स्पेशली एक चैप्टर में बताया था कि बहुत सारी इंसर्जेंसी होती है अंडर डेवलपमेंट की वजह से। इसकी लोकेशन ऐसी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा रास्ता साउथ ईस्ट एशिया को खोलता है। और सरकार को इस चीज़ पे खैर अब रिसेंट कुछ सालों में ध्यान भी बहुत गया है। और नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन को पढ़ने के लिए कि भाई कैसे हमें ये बहुत ज़रूरी है इसको डेवलप करना, इसके लिए सरकार ने एक एलसी जैन की कमेटी को भी बनाया था और एक हाई लेवल कमीशन को भी बनाया था जिसके चेयरमैन थे एसपी शुक्ला जी। ये सब 1990s में बनाया था। कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी। दोस्तों, रिपोर्ट का टाइटल था ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्ट। इसमें यह था कि हमें किस तरीके से इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे पूरा करना है। कि कहा कि भैया इसको डेवलप करो, रोड वोड बना दो। बहुत सारी स्कीम्स को और भी लाया गया इस रोड को बनाने के लिए, ताकि ये जो इंसर्जेंट्स हैं छुपे ना। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो थी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2, इसके अलावा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो है फेज 3B, और स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ये 2007 से 9 तक 2007 से 8 मतलब 2007-8 में आया था। तो रोड्स, जैसे मैंने आपको उस समय नॉर्थ ईस्ट का हम पढ़ रहे थे डिटेल में चैप्टर, तो आप समझे कि रोड्स वगैरह तो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखिए, लास्ट बात आती है कि एक बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म होना जरूरी है। देखो, आपस में दो देशों के बीच में अच्छी बात हो, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छी जो है मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो बायलैटरल डायलॉग करने के लिए इस म्यूचुअल कंसर्न्स के मैटर पे बॉर्डर मैनेजमेंट के सरकार ने बनाया एक सिस्टम। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरेक्शन होगा, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बात किया जाएगा, मीटिंग्स होंगी होम सेक्रेटरीज के बीच में, एरिया कमांडर्स के बीच में जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के हैं, और जॉइंट वर्किंग के बीच में ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंसर्जेंसी का मान लो इशू डिस्कस करना है जो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, और स्मगलिंग का इशू हमें मान लो बात करनी है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, तो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस एट द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द, ये होंगे इंडिया के साइड से, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होंगे म्यांमार की साइड से, जो प्रॉपर बातें डायलॉग्स वगैरह करा करेंगे, ताकि हम इस लेवल पे बात करें इन इंसर्जेंट्स को भगाने की, कि भैया यहाँ पे दोनों ही साइड, क्योंकि दोनों ही देशों का लॉस होता है ना, किसी को फायदा थोड़ी हो रहा है इससे सिवाय इन लोगों के। अब देखिए, नेशनल लेवल की मीटिंग्स और सेक्टोरल लेवल की मीटिंग्स ये भी होंगी होम सेक्रेटरी के अंडर और जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन सारी मीटिंग्स का वो ये है कि शांति बरकरार रहे इस बॉर्डर पे, अपना उद्देश्य पूरा ही पाए दोनों ही साइड, और फालतू में जो एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये जो कुछ भी वायलेशन होता है, तो ये सब चीजें ना हो। साथ में ध्यान रखें और रोक के रखें कि इलीगल और नेगेटिव एक्टिविटीज ना हो इन बॉर्डर से इधर उधर, नार्को ट्रैफिकर्स, इंसर्जेंट्स या दूसरे लोग जो भी इन्वॉल्व है, इनका मकसद ना पूरा हो सके। इसके अलावा बॉर्डर
लाइसन मीटिंग्स, ठीक है, ये भी हो लोकल एरिया आर्मी कमांडर्स के बीच में, जो भी वहाँ पे हैं, है ना, जो भी डेजिग्नेटेड उन प्लेसेस पे तैनात है, करीब हर एक 6 महीने में। उसके साथ साथ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और म्यांमार भी मिले, डिस्कस करें, काम करें कि सब दोनों एक साथ मिलो, जांचो पड़ताल करो, रिपेयर करो, रीस्टोर करो, मेंटेन करो बाउंड्री के पिलर्स को बॉर्डर पे। और इंडिया ने बनाया कुछ ऐसे तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी और भी जगह बनाए गए हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ भी, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे और बायलैटरल मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश के साथ, है ना, जो है हमारे, जैसे कि नाम बताती हूँ कुछ कुछ, जैसे कि कंपनी कमांडर लेवल मीटिंग होती है, ओके, इसके साथ साथ कमांडेंट लेवल मीटिंग होती है, सेक्टर कमांडर लेवल मीटिंग भी होती है, इंस्पेक्टर जनरल BSF, डिप्टी डायरेक्टर जनरल BGB लेवल मीटिंग भी होती है, इसके साथ नोडल ऑफिसर लेवल मीटिंग भी होती है, डायरेक्टर जनरल BSF, डायरेक्टर जनरल BGP लेवल मीटिंग भी होती है ना, बहुत सारी हैं, और उसके साथ बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से सिमिलर लेयर्ड बायलैटरल मैकेनिज्म पाकिस्तान रेंजर्स के साथ भी हमारे हैं, लेकिन अब उसके बाद तो बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं पुलवामा अटैक के बाद। खैर, ये जो बायलैटरल 2 लेवल पे जो ऐसा आपस में जो मैकेनिज्म होता है ना बात करने का, है ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स के को लेके, इससे ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है, एक अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है इन बॉर्डर के आसपास। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिक्योरिंग द कोस्ट एंड आइलैंड टेरिटरीज। तो ये तो हमने अपने लैंड बॉर्डर्स की जो बात करी वो काफी डिटेल से करी। अब एक बात यहाँ आती है कि भाई हमारी जो कोस्ट और आइलैंड टेरिटरीज है उनको तो सिक्योर करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अच्छे से डिटेल से करेंगे, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती कि आप जो है वो बोर हो जाए, परेशान हो जाए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अच्छा लगा तो कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इन लेक्चर्स को आप फेसबुक पर भी देख सकते हो, सब चीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।